अगर 22 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हो कक्षा 10 वालों, तो ये 2023 का मॉडल पेपर है। अगर इसको तैयार कर लेते हो तो 2024 के मॉडल पेपर में 80 से 90% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है कि ये तैयार कर लेते हो तो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% ला सकते हो। बहुत ही आसान है हिंदी का पेपर, ठीक है। अगर हिंदी पेपर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अगर इसको मिस करते हो इस वीडियो को, तो यार देखो हिंदी का अगर फेल होते हो तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लो। देखो बहुत ही सिंपल, इतने आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसमें सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से मैं समझाने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो यार 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है और 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हो तो 70 नंबर का आराम से पेपर कर ले जाओगे। बहुत ही ईजी से बताने वाला हूँ। तो देख लो किस तरीके से, पहले 20 नंबर का एमसीक्यू बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लो 20 नंबर का एमसीक्यू है। ये सब 2023 में क्वेश्चन पूछे जाए, 24 में सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले तैयार कर लो। ये पहला क्वेश्चन है, ये खंड आ में स्टार्ट होता है, 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप बिल्कुल हलवा है यार। एक बार ये पढ़ लो तो बिल्कुल आराम से याद होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के कवि लेखक थे। ये बताना किस युग के लेखक थे। बहुत ही आसान है, देखो नाम से इनके पता चल रहा है कि शुक्ल युग, ठीक है। तो शुक्ल युग के थे, नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। ये इतना आसान है तो भाई 20-70 नंबर लेके आने वाले हो हिंदी में, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हलवा पेपर है ये। अब देखना कौन सा है अगला पेपर। यहाँ पर है सेकंड वाला, गबन की विधा है। गबन पूछ रहा है, गबन किस विधा कौन सी है, तो ये उपन्यास विधा है। ये भी आसान क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन हो गए। ये एक नंबर वाले हैं, बहुत ही आसान है, आपको ओएमआर सीट में भरना होता है, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कंकाल के लेखक कौन है। कंकाल का लेखक बताना बहुत ही आसान है, आपके चैप्टर से ये जयशंकर प्रसाद है, बहुत ही आसान है। इसका जीवन परिचय भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब देखो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कलम के सिपाही कृति के लेखक का नाम बताना है। अब बताओ, सबको पता है कलम के सिपाही के लेखक का नाम क्या है, अमृत राय, ठीक। ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो गया। बहुत ही आसान है, ये सब क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है ना, पहले से ही, इसलिए मैं जल्दी यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा पेपर सोल्यूशन कराना है इसमें। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है कि शुक्ल युग की समय अवधि बतानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1900 से 1918 तक। ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ये बच्चे यार क्वेश्चन लगा देते हैं, पर यार ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला सही है। 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ठीक। 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन लगाना है। और देखो छठा क्वेश्चन कौन सा है, साकेत के रचयिता कौन है। साकेत के रचयिता बताना, साकेत किसकी रचना है, ठीक। महादेव वर्मा की है, सुमित्रानंद पंत की है, जयशंकर प्रसाद की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है। देखो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है ना। पंचवटी होगी, ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन इस धर्म से आते हैं। ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अब देखो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि महादेव वर्मा की कृति है। अब बताने कृति मतलब महाभारत का मतलब किस युग की कवि, ये बताना है। प्रगतिवाद की हैं, द्विवेदी युग की हैं, या फिर प्रयोग या फिर छायावादी कवि हैं। इसमें 4 ऑप्शन बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर इसको पढ़ लेते हो तो आपके यार 20 नंबर एमसीक्यू निकाल लेते हो ना, तो 50 नंबर का ये क्वेश्चन निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं आपको बताने वाला किस तरीके 50 नंबर क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो महादेव वर्मा कवित्री कौन सी, ये है छायावादी युग की है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देख लो कौन सा है। तो फिर ये 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि गंगा लहरी की रचना कौन है, ठीक है, मतलब लेखक कौन है। इसमें ये 4 ऑप्शन दिया, पद्माकर है, बिहारी है, भूषण या फिर मतीराम है। ये है पद्माकर होगी, ठीक है। इसकी लेखक कौन है, इसके ये गंगा लहरी के लेखक पद्माकर हैं, ठीक है। तो ये अब 9वां क्वेश्चन देख लो, आधुनिक काल की समयावधि क्या है। ये सबको पता होता है। देखो आधुनिक क्या होता है, जो अभी तक चल रहा है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, 1843 ईस्वी से अभी तक जो भी चल रहा है, ठीक, आधुनिक हो रहा है। अब देखो 10वां क्वेश्चन कौन सा है, महादेव वर्मा की रचना नहीं है। पूछ रहा है रचना है नहीं, तो मतलब नहीं है पूछ रहा है। देखो निहार भी है, ठीक है ना, संध्या गीत भी है, दीप शिखा भी है, ठीक है ना। तो पर ये क्या है, युगांत नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये सब गलत है, ठीक है। तो अब देखो 11वां क्वेश्चन कौन सा है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। अब यहाँ से ग्रामर स्टार्ट होता है। देखो 10 नंबर का आपको गद्य से पद से पूछा जाता है और 10 नंबर का पूछा जाता है ग्रामर से। अब हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, ये सबको पता है, नाम से ही लग रहा है, हास भाई का हास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार बताना है। इसमें 4 दिया हुआ, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। इसमें जो 4 ऑप्शन, 4 में से कौन सा। देखो पहले तो याद करना पड़ेगा उपमा होता क्या है। जहाँ पे किसी संभावना की जाती है उपमा अलंकार होता है। देखो यहाँ पे पीपर पात सरिस मंडोला में क्या होगा, उपमा होगा। ऑप्शन बी सही हो गया। अब 13वां क्वेश्चन देख लो, सोटा छंद में चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, सबको पता है 4 होते हैं, ठीक है ना। बस यहाँ से 13 क्वेश्चन हो गया। अब देखो 14वां क्वेश्चन कौन सा है। तो फिर ये 14वां क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उपदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है।
उपसर्ग बताना है जो पहले जुड़ता है, उप जुड़ा है ना, तो ये BC वाला सही हो गया उपसर्ग। अब प्रत्यय पूछ रहा है 15वां क्वेश्चन। प्रत्यय के भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है ये, ठीक है। 2 प्रकार होते हैं। अब देखो 16वां क्वेश्चन इतना ईजी है, कुछ कहो मत। हानि लाभ में समास पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर जहाँ पे बीच में ये दिख गया, ठीक है ना, ये दंडी दिख गया, तो समझ जो कौन सा है, द्वंद्व समास है, ए वाला, ठीक है ना। अगर जहाँ गिनती का बोध होता है, जहाँ पे चौराहा, चार रास्तों समूह, यहाँ पे दिगु होता है, तो यहाँ पे द्वंद्व हो गया, ठीक है। इसमें कुछ भी गलती नहीं करनी है। अब 17वां क्वेश्चन देख लो, मछली का पर्यायवाची शब्द बताना है। मछली का सबको पता हो, देखो याद करना पड़ेगा, हल्का सा नहीं याद हो तो ये होता है मीन होता है, ठीक है। तो बी वाला क्वेश्चन सही हो गया। अब 18वां क्वेश्चन देख लो, ये भी इजी है। यद्यपि में कौन सी संधि है? संधि बतानी है, संधि का नाम, ठीक है ना। दीर्घ संधि है, यड़ संधि है। देखो यद्यपि, यद्यपि जोड़ोगे, यदि धन अपि होता है, इसको तोड़ोगे तो अब दी इसमें कौन सा हो गया? यड़ संधि हो गया, इसमें यड़ संधि होगा। अब देखो 19वां क्वेश्चन, 20वां, बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, इसको थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा आपको, अगर नहीं आता है तो बहुत बच्चे समझ नहीं पाते इसको। अब देखो 19वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन बताना है। तो इसमें कौन सा होगा? मधुनी, या फिर ये मधुनी, या फिर ये मधुना होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसमें हो गया मधुनी, नहीं ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन डी वाला मधुनी हो गया, ठीक है। 20वां क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, 20 नंबर के MCQ में लास्ट वाला क्वेश्चन ये कि पठिताम, यहाँ ये लट लकार है, इसको ही बच्चे नहीं कर पाते हैं। ये कह रहे हैं पठिताम धातु का वचन रूप, वचन बताना है और रूप बताना, पुरुष बताना है। तो इसमें कौन सा वचन होगा? ठीक है, प्रथम होगा कि द्वितीय होगा? हाँ, तो ये हो गया प्रथम पुरुष और बहुवचन, नहीं प्रथम पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष द्वितीय द्विवचन हो गया। तो यार ऑप्शन सही हो, पठिताम का होगा प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा नियम होते हैं। तो इसको देखो 20 क्वेश्चन यहाँ MCQ हो गए। इसके बाद बताने हो गद्यांश पद्यांश, देखो 50 नंबर किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, तो 20 नंबर के MCQ यहाँ पे कर चुके हो, तो अब 50 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, खंड ब से स्टार्ट होता है, निम्नलिखित गद्यांश में आधारित दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये 6 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है गद्यांश, इसमें 2 देते हैं अथवा करके। पहले देखो यहाँ पर ये अथवा करके दिया है, इसमें से कोई एक करना है। जैसे कि ये दिया हुआ है ना, आज इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में, मतलब ये किस में, इसमें यहाँ देखो दिया हुआ है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और इसमें लेखक के अनुसार अस्तित्व किस कारण आज भी कायम है। तो इसका उत्तर देना है। तो बहुत ही सिंपल होता है, 6 नंबर लाना बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पर देखो लिख कर रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो खंड के बाद आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आज इसी निर्मल, जो कि मैं डैश डैश करके लिख दोगे, यहाँ जैसे लिखा हुआ ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डैश डैश कर दोगे, समझ जाएगा एग्जाम में, हाँ ये वाला बच्चे ने किया है। फिर यहाँ पर संदर्भ डालोगे, ठीक है। संदर्भ आपको यहाँ से ये कर लोगे संदर्भ, जैसे ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसको थोड़ा कॉलेज कर दो, बिल्कुल 2 नंबर चेक करें, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब देखो व्याख्या बिल्कुल सिंपल होती है, जो यहाँ पर रेखांकित हुआ है इसकी व्याख्या करनी है, जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो व्याख्या डालनी है। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति विशाल सागर, इसका मतलब जो आपको दिया होगा उसमें से बना के कर लोगे, बिल्कुल यहाँ से 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और 2 नंबर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन कह रहा है, लेखक के अनुसार हाँ हमारा अस्तित्व किस कारण आज भी कायम है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये दिया है, तीसरा प्रश्न ये है, ये भी 2 नंबर का है। हमारे लेखक ये क्या है, सिर्फ अस्तित्व जल के कारण, जल के कारण आज भी अस्तित्व है। बट यहाँ पे जल लिखना तो आपको पूरे 2 नंबर मिल रहे हैं, कितना आसान है यार। तो आपके 6 नंबर यहाँ से इसे तैयार कर लोगे। गद्यांश भी ऐसे, पद्यांश भी ऐसे ही 6 12 नंबर इसको यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 6 नंबर का, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर आपको ये आता हो तो ये कर लेना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होता यार, बस स्टार्टिंग में 2 चैप्टर के बस गद्यांश पद्यांश पढ़ लो, आपके निकल जाएगा। अब देखो अथवा करके ये भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, किसी अथवा मतलब किसी एक को ही करना, दोनों मत कर देना, ठीक है ना। अब देखो एक और आता है, ये गद्यांश का था, पद्यांश का 6 नंबर का आएगा। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना, ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें भी हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये पद्यांश दिया, और यहाँ पर इसका ही क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन है, ऐसे संदर्भ लिखना, व्याख्या करनी है, एक उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पे मधुकर शब्द का अर्थ बताना है। तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो अब कंप्लीटली 12 नंबर हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अथवा करके एक और दिया हुआ है, नीचे देखो अथवा करके ये बगल पेज में दिया हुआ, तो अथवा करके ये दिया हुआ, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 6 नंबर दे दोगे, ठीक है। कोई अथवा में से कोई एक करना होगा, बिल्कुल आसान है। अब देखो जो मेन होता है ना 5 नंबर की, यहाँ संस्कृत की व्याख्या करने वाली, इसको मैं अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा, बहुत ही आसान होता है। 5 नंबर लिखना है। देखो 2 नंबर आपको यहाँ पे एक संदर्भ लिखना होता है, और व्याख्या का 3 नंबर मिल जाता है, अनुवाद करने का मतलब, ठीक है। यहाँ भी अथवा करके देता है, बिल्कुल आसान है। देखो अथवा करके देता है, ये आपको ये आता हो ये कर लेना, ठीक है ना, बिल्कुल ये आसान है। वाराणसी चैप्टर से लिया गया, इसकी व्याख्या कर दोगे तो आपके पूरे यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। और
और अनुवाद यहाँ पे क्या है, संदर्भ लिखने के 2 नंबर, 5 नंबर मिल गए। और ऐसे ही एक श्लोक में भी आता है वो करना, पूरे पूरे 10 नंबर सिर्फ संस्कृत से मिलने वाले हैं, क्या व्याख्या करने को और अनुवाद करने को मतलब। तो यहाँ पे देखो अथवा वाला एक ये दिया हो। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो वैसे ही है, यहाँ पर एक श्लोक दिया होगा, देखो एक ये श्लोक दिया हुआ है, एक ये श्लोक दिया हुआ है। तो इसमें देखो 5 नंबर का वो मिलेगा, 2 नंबर का वो संदर्भ लिखना है, 3 नंबर का अनुवाद करना है। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ही करना है, ठीक है ना। तो इसमें अनुवाद कर दो, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे और 5 नंबर ऊपर जो मिले, 10 नंबर पूरे कंप्लीट हो गए। अब 5वां क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान ये भी है। अपने खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक उत्तर देना है। आपके जो स्टेट में चलता हो, जैसे कि मुक्ति दूध चलता हो आपके स्टेट में, या फिर ज्योति, जैसे कानपुर चलता है ज्योति जवाहर, ठीक है। तो कानपुर की ज्योति बच्ची ये लिखेंगे ज्योति जवाहर, ये भी 3 नंबर का होते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है ना। अपने शब्दों में थोड़ा लिख सकते हो आप, थोड़ा इसको पढ़ लोगे, 1.5 से 2 पेज में लिखो, 3 नंबर आपके यहाँ कंप्लीट मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अब देखो छठा क्वेश्चन कौन सा देख लेते हैं। तो फिर ये भी छठे क्वेश्चन पर आ गए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। अब ये है जीवन परिचय। सबको पता है जीवन परिचय कितना आसान होता है, लिखना बहुत ही आसान है। जैसे कि 3 यहाँ पे जीवन परिचय दिया हुआ है, 3 में से कोई एक जीवन परिचय देना है और उसके प्रमुख रचनाओं की व्याख्या करनी है। तो अब देखो 3 प्रमुख रचना लिख देना, और या फिर इनको ये भी इसमें से कोई एक जीवन परिचय लिख देना। देखिए आचार्य रामचंद्र की हर साल आता है, जयशंकर प्रसाद ये हर साल आता है। इन दोनों का जीवन परिचय याद कर लोगे तो बहुत ही आसान। जीवन परिचय में कुछ नहीं होता, जन्म होता है, मृत्यु होता है, पिता का नाम, माता का नाम और उनकी शिक्षा के बारे में होता है। बहुत आसान है, यहाँ पर 5 नंबर फ्री मिलने वाले। और ऐसे एक और ये पद्यांश में देगा 5 नंबर का, पूरे 10 नंबर का जीवन परिचय में, ठीक है। तुलसीदास के लिख सकते हो या फिर बिहारी का लिख सकते हो, कोई से एक से लिख सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, तुलसीदास हर साल ही आता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और देखो 2 नंबर का बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, श्लोक लिखना है। अपने पाठ्य पुस्तक पर कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो, इसको जरूर पढ़ लेना। जो आपके प्रश्न पीछे आया था ना, उसको नहीं लिखना है, अलग से एक लिखना है याद करके। तो अभी देखो यहाँ पर ये हो गया। और देखो 4 नंबर के एक यहाँ पे देता है, प्रश्न देता है, इसका उत्तर जो देना होता है ना वो संस्कृत में ही देना पड़ता है। बहुत ही आसान है। देखो 4 में से कोई 2 देना होगा, कोई भी हल्का से थोड़ा पढ़ लो, याद कर लो, तो बिल्कुल यहाँ से 2 नंबर के 4 नंबर के मिलने वाला है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, उसको उत्तर देने में वही संस्कृत में उत्तर देना है। अब देखो 8 क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देख लो कौन सा है। ये 9वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 9 नंबर का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसको टाइम बचा के लास्ट में कम से कम आधा घंटा जरूर रखना है। 30 मिनट रखोगे तो आप ही इसको वो निबंध लिख सकते हो। निबंध लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर लेके आना है। इसको लिखते किस तरीके से, इसको अलग वीडियो में बताऊंगा। देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो पर्यावरण वाला है, पर्यावरण के उसको किस तरीके बचा सकते हैं, और वृक्षारोपण, इस पर हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ये रिपोर्ट होता है क्वेश्चन। और आतंकवाद वाला मेरा प्रिय कवि वाले, इसमें से किसी एक का लिखना है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 पेज लिखना, ठीक है। 9 नंबर का है तो कम से कम 4 से 5 ही पेज लिखना, 3 पेज से 2 पेज तो बिल्कुल भी मत लिखना। और हेडिंग में हेडिंग लिखोगे तो 9 नंबर बिल्कुल यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो फिर यहाँ से आपको 9 नंबर मिलने वाले हैं। आप पूरे मिलाकर यहाँ पे 70 नंबर का पेपर हो गए। 70 नंबर में से आपका अगर 65 नंबर लेके आ गए ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा 95% लेके आ रहे हो, ठीक है ना, 95%। तो इसलिए इस मॉडल पेपर को सबसे पहले तैयार कर लो। 2023 का मॉडल पेपर है, क्योंकि इसे 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, क्योंकि पुराने मॉडल पेपर से ही, जो कि 2023 में आएंगे, ठीक है। और 2024 16 फरवरी मतलब 22 फरवरी को एग्जाम है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करने में लग जाओ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।